GST, जब समोसा चटनी के रसीद पर 100-200 के बिल पर एक GST नहीं 2-2 GST ले रहे हैं, उस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को टैक्स फ्री करने की जो बातें सामने आई हैं, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है कि भारत के लोकतंत्र में रानी का भी एक वोट है, अब मेहतरानी का भी एक वोट है। इसमें एक आदमी की तो सारी बातें हुई। गौतम अडानी कहाँ से शुरू किए थे, दुनिया के व्यापारी की लिस्ट में कहीं नहीं थे और वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। तो गौतम अडानी का तो काम हुआ, लेकिन जो भारत के करोड़ों युवाओं ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया, उन करोड़ों युवाओं को क्या मिला? गौतम अडानी इसीलिए पैसा देते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता जो नेता बनते हैं वो पूंजीपतियों के पॉकेट में रहें। वो सीधी सी बात है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, लोकमंच चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं, नाम इनका डॉक्टर धर्मराज है। इन्होंने JNU से PhD किया है और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय का अनुभव है इनका, एवं ये स्वतंत्र पत्रकारिता भी करते हैं। आज हम लोग जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वह मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो चुनावी बॉन्ड है। आज हम उस मुद्दे पे डॉक्टर धर्मराज जी से चर्चा करते हैं। हाल ही में डॉक्टर धर्मराज जी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज कर दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको आप मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये किस परिदृश्य में इसको पेश किया गया था और अब तक का इसका सफ़र कैसा रहा, और अंततः कोर्ट को यह डिसीजंस क्यों लेना पड़ा। इसे बिल्कुल एकदम इलेक्शंस का टाइम है, एकदम सिरे से खारिज कर दिया गया है। क्या आप सोचते हैं इस मुद्दे पे? बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आपने अपने चैनल लोकमंच पे मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। आपने मुझे इतना सम्मान दिया। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में चीज़ों को देखने समझने की एक दृष्टि जो है, उसके अनुसार मुझे लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के 2 साल पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की राजनीति शुरू हुई थी और करीब जहाँ तक मुझे ध्यान आता है यह फरवरी 2017 की बात रही होगी। तब उस समय के बहुत ही प्रभावी नेता भारतीय जनता पार्टी के जो गुजर चुके हैं अरुण जेटली जी ने बहुत ही दमदार भाषण दिया संसद में, और उन्होंने इस बात का दुख जताया था, दुख व्यक्त किया था कि भारत की आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी भारतीय राजनीतिक पार्टियों के पास या किसी भी दल को कॉरपोरेट हाउस से जो चंदा मिलता है उसका कोई भी एक ऐसा मेकनिज़म नहीं है जिसकी पारदर्शिता पर सवाल ना हो, या आप कहें तो कि उसको कोई भी राजनीतिक दल खुलकर यह कह सके कि हमारी पार्टी सबसे ईमानदार है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो लोगों को लगता है यह डिबेट 2017 का है, लेकिन मेरी जो दृष्टि कहती है, मेरी दृष्टि में आप 2014 का लोकसभा चुनाव की तरफ वापस लौटिए, जब भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी, और आते ही जो सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था, कब की बात है, मई में 2014 में सरकार बनी भाजपा की। 2015 अगले साल बहुत सारे राज्यों के चुनाव होने थे, 2-4 महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होने थे। आते ही नरेंद्र मोदी जी ने आनन फानन में एक निर्णय लिया, जिस निर्णय का नाम हुआ नोटबंदी। नोटबंदी के बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के पास पैसे नहीं बचे चुनाव लड़ने तक के लिए, और आप देखेंगे कि बिहार को छोड़कर ऐसा शायद ही कोई राज्य था जो भाजपा जैसी अमीरों की पार्टी कही जाने वाली पार्टी के सामने बिना पैसे के सिर्फ विचारधारा के आधार पर
भाजपा से सीधे सीधे लोहा ले सकने की स्थिति में थी। तो आप देखेंगे कि 2017 में भी जो विधानसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव की भी आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो सभी लोगों को, उस समय का अखबार देखेंगे तो लोगों को लगता था कि सपा और बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, ज़मीनी पार्टी है। लोग कहते थे कि भाजपा कितना भी मजबूत ना हो, बिहार और उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारत का दो प्रमुख राज्य हैं जहां से प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह निर्णय होता है, वहाँ के बारे में कहा जा रहा था कि भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, साधारण प्रदर्शन करेगी, केंद्र में आने से क्या होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट थे, जो चुनाव बदले हुए परिवेश में समझते हैं, पैसे की भूमिका, ये एक प्रकार का इकोनॉमिक स्ट्राइक था विपक्षियों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है देखिए सर्जिकल स्ट्राइक उस समय भी आया और इकोनॉमिक स्ट्राइक तो बहुत बाद में लोगों को एहसास हुआ। अखबारों में इसकी चर्चा कब शुरू हुई, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा जैसी दो बड़ी पार्टियों की बुरी हार हुई, बहुत बुरी तरीके से वो हारे। आप कल्पना कीजिए, जहाँ तक मुझे याद आता है, मैं 2, 4, 5, 10 सीटें इधर उधर हो सकता है, मुझे याद आता है कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटों का विधानसभा है और वहाँ पे भाजपा को अकेले करीब 325 सीटें मिली थी। अगर मैं गलत हूँ, मतलब सारे भाजपा के सहयोगी दलों को मिलाकर 2-4 सीट का ही फासला होगा। मुझे पक्का याद है कि 300 के पार तो थे ही ये लोग। आप सोचिए कि जिस प्रदेश में इतनी बड़ी विचारधारा का जन्म हुआ और विचारधारा की नींव है समाजवादी विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा का, चुनावी राजनीति के क्षेत्र में, वहाँ पर भाजपा के सामने राज्य में हार ने सभी पार्टियों के नेताओं को और चिंतकों को, विचारकों को सोचने पर मजबूर कर दिएगा। तब इनके दिमाग में गया और जब हल्के में बात हुई, मैं तो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत ही खुले मन से पक्ष के लोगों से भी बात करता हूँ, विपक्ष के लोगों से भी बात करता हूँ, तो बहुत हंस के विनोदी स्वभाव में, जो उस समय के इकोनॉमिस्ट थे, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं और उनका झुकाव आरएसएस की तरफ है, तो वो कहीं ना कहीं पहले से कह रहे थे, नोटबंदी के बाद, ध्यान रहे कि नोटबंदी के बाद 2015 में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ वो कह रहे थे लगातार कि भाजपा इस बार प्रचंड बहुमत जीतेगी उत्तर प्रदेश में। यह भी याद रहे कि उस समय योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने नहीं था। जी हाँ, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। तो हम उनसे पूछते थे कि आप ऐसा इतना बड़ा दावा किस आधार पे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि धर्मराज जी, आप जैसे समाजवादी लोग जो अम्बेडकराइट और कांशीराम विचारधारा इस सब में जो भी यकीन रखते हैं, मानवतावादी विचारधारा, वो सब का आचार डालिए। चुनाव आज के समय में धनाढ़ियों का खेल हो गया है, पैसों का खेल है और इस पैसों के खेल से कोई पार्टी इस देश में अछूती नहीं है, चाहे वह बसपा हो, सपा हो, राजद हो, कोई पार्टी आप देख लीजिए। कोई व्यक्ति आज के समय में यह नहीं कह सकता है कि वो इसीलिए चुनाव में जीत दर्ज करेगा क्योंकि उसकी विचारधारा में शक्ति है। खुद भाजपा नहीं जीत सकती है, आरएसएस की तो आरएसएस को 100 साल स्ट्रगल करना पड़ा है इस मुकाम तक आने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी जो कल्चर है भारत का, डेमोक्रेटिक कल्चर का एक अंग है, तो कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा जो पद्धति का समावेश हुआ भारतीय लोकतंत्र में, तो आप मानते हैं कि ये हमारा जो चुनावी कल्चर है उसको इसने बुरी तरह से प्रभावित किया? बिल्कुल। अगर आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में अभी आ रहा था, बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के हवाले से जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की मुख्य आपत्ति कहाँ थी, इसीलिए मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि मैंने दर्शकों के सामने रख दिया। 2015 की नोटबंदी और 2017 में प्रचंड बहुमत भाजपा को राज्य में, उत्तर प्रदेश में, और बुरी हार सपा बसपा जैसी बड़ी पार्टियों को। केंद्र में क्या था? पैसे का अभाव, पैसे की कमी। जिस समय में चुनाव लड़ने के लिए खरबों रुपए की ज़रूरत है, वैसे समय में नोटबंदी की मार पड़ी सबसे अधिक
सपा और बसपा पर, और भाजपा सत्ता में थी, इन्होंने हर जगह मैनिपुलेट किया। इनके नेताओं के पैसे आसानी से बैंकों में बदले जा रहे थे, नोट बदले जा रहे थे। गुजरात में तो आप देखे होंगे अखबारों में स्कैंडल तक सामने आया कि जो खरबों रुपए गुजरात के एक बैंक में जो बदला जा रहा था, लोगों ने उस पर सवाल उठाया, उस पर मीडिया ने छापा कि कहीं ये पैसा खुद वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित कुमार शाह जी का, तो अमित शाह का तो नहीं है। इस पर हालांकि कोई बात, बाद में सब बातें दब गई। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स उसी वक्त 2017 में आ रहा है। फरवरी में उसकी भाषण अरुण जेटली जी ने रखी, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, और 2018 में सीधे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लागू कर दिया गया। अब फिर आइए 2014 में मोदी जी आए, 15 में नोटबंदी हुई, 17 में सपा बसपा को इन्होंने पैसे के कारण धूल चटा दिया, और फिर 2018 में इलेक्ट्रल बॉन्ड आ ही गया, और 2019 में फिर लोकसभा का चुनाव था। कनेक्शन देखिए, दो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दरअसल में एक डॉक्यूमेंट है जिसको भारत सरकार ने बिना संसद में बहुत ही विस्तारित रूप से पक्ष विपक्ष की बात सुने हुए, जो कि भाजपा का कल्चर है कि भाजपा के समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अभी तक जितने भी बिल आए हैं उस पर किसी भी बिल पर विस्तृत रूप से चर्चा नहीं हुई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी उसका शिकार थे। अच्छा, अरुण जेटली का मैं एक भाषण सुन रहा था, उस समय वो बोल रहे थे कि अगर विपक्ष का भी कोई सुझाव हो तो वो विपक्ष रखे कि इसको इलेक्ट्रल बॉन्ड को किस प्रकार से लाया जाए। देखिए, तो ये सिर्फ क्या खाना पूर्ति था? ये देखिए, भाजपा के कोई भी नेता जो नियम कानून की बात करते हैं, इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड को मनी बिल के रूप में पास करवाया गया, इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया गया। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये समय फंसना ही नहीं चाहिए जनता को, क्योंकि वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल तब भी था और अब तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, वो भी खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में खारिज हो गया है। तो जिस दिन से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात हो रही थी उसी दिन से सभी विपक्षी पार्टी सीधा सीधा कह रही थी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, भाजपा इसका दुरुपयोग करेगी, नाजायज़ पैसे लेगी, गलत पैसे करेगी, या एक तरीके से आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण जो हम पढ़ते थे, ये भ्रष्टाचार, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, गुंडागर्दी का राजनीतिकरण या अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण। यह जो था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या था, भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण था। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण था। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इज ए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ करप्ट वेज, करप्ट मेथड्स सपोर्टेड बाय द रूलिंग पार्टी ऑफ दिस कंट्री, भाजपा जैसे सत्ताधारी दल के द्वारा। उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स सिर्फ एसबीआई बैंक जारी कर सकती थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की राशि पर आया कि इसमें क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। एसबीआई में क्या किया कि जो प्रोमिसरी नोट इसको बोलते हैं, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट ऑफ अग्रीमेंट, समझौता पत्र, एक प्रकार से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को समझ सकते हैं, कि जो एसबीआई के चयनित ब्रांचों से मिलता था और उसकी राशि पहले शायद 20,000 की थी। थोड़ा हम ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है इसका कैसा चरित्र होता है, ये किस प्रकार से जारी होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, एसबीआई, वही मैं बता रहा हूँ कि एसबीआई को अधिकृत किया गया भारत सरकार द्वारा, और वहाँ पे एसबीआई में कोई भी व्यक्ति सीधा जा सकता है और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट खरीदेगा। जैसे मान ली मैं जनता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार से आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 20,000 रुपये राजद पार्टी को देना चाहूँ, तो मैं सीधे सीधे ना जाके बैंक के पास जाऊँगा और मैं कहूँगा कि आप मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड का वो डॉक्यूमेंट दे दीजिए, उसमें 20,000 रुपये भर के जो भी कैश जमा करके और उसमें दे दूँगा। उसमें है कि 15 दिन के भीतर वह पैसा राजद के संगठन, और ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स उसी पार्टी को दिया जा सकता है जिसका एक तो है कि रजिस्टर्ड हो, पार्टी रजिस्ट्री होनी चाहिए। दूसरा कि उसका वो छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, पूरे किसी भी प्रकार के चुनाव में, चाहे राज्य के चुनाव में या देश के चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव में, पूरे वोटिंग का कम से कम 1% मत उस पार्टी को, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को हासिल हो। तो मान लीजिए अगर मैं देना चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि राजद बहुत कमज़ोर पार्टी है, पैसे के कारण नहीं लड़ पा रही है, मैं 20,000 रुपये चंदा देना चाहता हूँ, तो मैं सीधे सीधे किसी बिचौलियों को न दे करके सीधे मैं राजद के खाते में दे सकता हूँ और उसमें भी होगा। लेकिन उसमें क्या है कि अगर 15 दिन के भीतर यह प्रोसेस नहीं होता है तो स्वतः यह अमाउंट कहाँ चला जाएगा, प्रधानमंत्री राहत कोष में वह अमाउंट स्वतः चला
जाएगा। असली जो सवाल है इसका रकम देखिए क्या है, और उससे भी बड़ा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को टैक्स फ्री किया गया। अच्छा। और पहले 20,000 तक का शायद इस पर चर्चा हुई कि 20,000 तक होना चाहिए। बाद में इसको लोकतांत्रिकरण करने के नाम पर इस राशि को, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के प्राइस 1,000 रुपये से लेके 1 करोड़ तक किया गया। आप कल्पना कीजिए कि भारत जैसे देश में जो किसी भी प्रकार के इंडेक्स में नीचे आता है, भूखमरी में नीचे आता है, गरीबी में नीचे आता है, अनएम्प्लॉयमेंट में नीचे आता है ना, महिलाओं की स्थिति में नीचे आता है, बच्चों के मृत्यु दर में नीचे आता है, एडल्ट का मृत्यु दर में नीचे आता है, स्वास्थ्य के दर में नीचे आता है, जिस देश में सारे सूचकांक पे भारत की स्थिति निचले पायदान पर ही आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से तो हम हमेशा पाकिस्तान से ही कम्पीट करते नज़र आते हैं। भले ही पाकिस्तान में खुले रूप से आंतरिक स्थिति खराब है, गृह युद्ध की स्थिति है, भारत में भले ही ना दिखती हो, लेकिन भारत के लोगों में सिविल वॉर जैसी स्थिति ना हो, लेकिन भारत के हर घर में गृह युद्ध गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण छिड़ा हुआ है, जो भाजपा के नेताओं को नहीं दिख रहा। इस देश में कोई पार्टी, कोई व्यक्ति किसी पार्टी को बिना स्वार्थ के 1 करोड़ तक का चंदा क्यों देगी? 1 करोड़ टैक्स, जो व्यक्ति 1 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दे सकता है या 10 लाख का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दे सकता है, उसका कोई स्वार्थ होगा? नहीं, स्वार्थ से भी ज़्यादा कि जो व्यक्ति, अगर मैं राजद को 10 लाख रुपए दे सकता हूँ तो उसको टैक्स फ्री रखने की क्या ज़रूरत है? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास इतना धन हो कि मैं अपने मनचाहे पार्टी को, राजद को, सपा को, बसपा को, किसी भी गैर विपक्षी पार्टी को अगर मैं देना चाहूँ 10 लाख रुपए तक की राशि, तो उस पर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? और इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि वो 10 लाख रुपए मैंने कहाँ से लाए हैं? ऐसे तमाम सवाल थे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में, जो सीधे सीधे पहले दिन से खुला संकेत थे। संकेत नहीं, खुली घोषणा थी। संकेत तो छोटी चीज़ हो गई, खुली घोषणा थी भ्रष्टाचार की। लेकिन इसे लागू किया गया, खरबों रुपया इससे भाजपा को मिले। वो डेटा आ गया, अब तो डेटा आ गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का जो सबसे ज़्यादा पैसा मिला, करीब 7,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का, शायद इतना ही, 7 से 10,000 करोड़ के बीच में राशि है, भाजपा को मिला। और ये 7,000 करोड़ किसके हैं? इस पर कोई जांच ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि SBI से पूछा जाए कि किन लोगों ने कितने कितने का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदा, क्योंकि जो व्यक्ति 5 लाख रुपए किसी दल को, किसी भी दल को मैं कह रहा हूँ, चंदा दे सकता है, और तो वो टैक्स फ्री कैसे है? वो यहाँ भारत के, आप ये हम बोतल है, बोतल का भी अगर इसका दाम 10 रुपया है तो इसका कुछ पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया या 80 पैसा, 70 पैसा भारत सरकार को टैक्स में जाती होगी। और टैक्स का भी मैटर देख लीजिए, टैक्स का मैटर समझिए कि जिस भाजपा की सरकार में GST के नाम पे, जिसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स संसद में कहा था, GST गब्बर सिंह टैक्स, जिसे आप कहीं भी अगर आप पर्ची लेंगे, छोटे से होटल में खाइए, 100 रुपये का समोसा चटनी खाइए, और 100 रुपये अगर बिल निकाल के देगा तो उसमें देखिएगा CGST और SGST लगा हुआ है, स्टेट GST और सेंटर GST लगा हुआ है। जब समोसा चटनी के रसीद पर 100-200 के बिल पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट 1 GST नहीं 2-2 GST ले रहे हैं, उस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को टैक्स फ्री करने की जो बातें सामने आई हैं, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? किन लोगों से पैसा लिया भाजपा? आपको क्या लगता है कौन से राजनीतिक ऐसे दल हैं जो इस पद्धति के शिकार हुए? देखिए, इस पद्धति के, देखिए, लाभार्थी और शिकार 2 सवाल हैं। लाभ लेने की चेष्टा में सभी राजनीतिक दल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अभी BSP के तरफ से एक बयान आया था कि उन्होंने कहा तो मुझे 1 रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ इलेक्ट्रल नहीं। बॉन्ड देखिए, से। दूसरी बात है, हाँ। मार्क्सवादी पार्टी है, BSP पार्टी और जो मेघालय की अभी रूलिंग पार्टी है, उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से ज़रा भी लाभ नहीं, मतलब 1 रुपया भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ये मतलब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से लोग थे जो कौन सी पार्टियों को कितने अमाउंट में पैसा दे रहे थे। आखिर ये अमाउंट
में जो पैसा दे रहे थे तो उसके पीछे उनकी मंशा क्या रही होगी, या फिर अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ही कर दिया है कि भैया आपको बताना पड़ेगा कि अब कौन सी पार्टी, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपको पैसा दिया है, उसके बारे में डेटा जारी करने के लिए बात कही गई है अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पद्धति इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय राजनीति में, तो इसके कुछ ऐसे पार्टी भी हैं जो खासकर टारगेट किए गए हैं रूलिंग पार्टी के माध्यम से? देखिए, रूलिंग पार्टी का मतलब भाजपा। देखिए, इनका तो एक तर्क था कि हम कैश के व्यवहार को सीमित करना है और जो कैश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हमको किसी तरह से बाइंड अप करना है। तो इस बाइंड अप के चक्कर में इन्होंने अच्छा बताइए, सही आप सही सवाल आपने पूछा कि भाजपा का अगर तर्क है कि वो कैशलेस की तरफ, नोटबंदी के बाद कैशलेस की बीमारी पूरे देश में फैलाई गई, तो कैशलेस का जो बहाना है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जारी होने से इन पार्टियों ने या खुद भाजपा ने कैश पैसे नहीं लिए, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर एसबीआई ने लिस्ट जारी की और किसी के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से किसी ने किसी खास पार्टी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, जैसा कि तर्क है रूलिंग पार्टी का कि इसको इसलिए हाइड रखा गया कि लोग कहीं जान जाएंगे या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशंस कहीं जान जाएंगे इसके बारे में, और जब वो सत्ता में आएंगे तो उसके साथ दुर्भावना से ग्रस्त होकर व्यवहार किया जा सकता है। ये तर्क में कितना आपको जान लगता है? देखिए, ये तर्क जो है डबल एज्ड है, दुधारी है। दुधारी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अडानी टाइप के लोग हैं, वो तो सब पता है कि व्यापारी लोग तो हर पार्टी को अपने पॉकेट में वर्तमान में लेके चलते हैं, कहने की बात थोड़ी है। हाँ, जो छोटे व्यापारी हैं, वो छोटे व्यापारियों पे थोड़ी बहुत चुनौती आ सकती है, उनको थोड़े बहुत खतरे हो सकते हैं। तो वो खतरे किस प्रकार के होंगे? खतरे इस प्रकार के होंगे कि उन पे जांच बैठ जाएगा कि भाई, अगर मान ली लिस्ट से पता चल गया कि कोई लखनऊ के व्यापारी ने समाजवादी पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में 50 लाख रुपए दिए, मान लीजिए कि ये लिस्ट जारी आ गया, तो वर्तमान समय में क्या होगा? 13 मार्च के बाद योगी आदित्यनाथ जी उस पे IT का टैक्स का जांच भेज देंगे या ED पहुंच जाएगी कि बताइए 50 लाख रुपए आप कहाँ से लाए थे। लेकिन सवाल है कि जो व्यापारी एक दल को 50 लाख दे सकता है, वह बाद में फंसने पर दूसरे को दे देगा, उसको क्या जा रहा है? आप देखिए, अजीत पवार पे वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का ड्रामेटिक भाषण जो था, नाटकीय जो डांस करके भाषण देते थे, कि अजीत पवार पे पता नहीं कि 20,000 करोड़ की मनचाहा अमाउंट बोलते थे और क्या कहते थे कि जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज अजीत पवार कहाँ चक्की पीस रहे हैं, किस प्रकार का चक्की पीस रहे हैं? तो ये सब कहने की बातें हैं। कोई भी ऐसे भ्रष्टाचारी कानून बनते हैं, उसका लाभ भाजपा को 2019 में मिल गया। अब 2024 देखिए, मेरी तो दृष्टि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे अलग है। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां खुश हुई हैं, है ना, कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खारिज हो गया। मैं तो दुखी हूँ। इसलिए दुखी हूँ क्योंकि जितना पैसा भाजपा को लेना था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए उन्होंने ले लिया। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में ये फिर से समझिए भाजपा है का काम आसान हुआ है। आपको कुछ इसका अल्टरनेटिव जान पड़ता है? क्या होना चाहिए अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी इस चुनाव की घड़ी में खारिज कर दिया जाए, तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए कोई ऐसी पद्धति आपको जान पड़ती है जो आसान हो, ट्रांसपेरेंट हो और लोगों को इसमें कोई आपत्ति भी ना हो? देखिए, बड़ा ही आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि यह मेरे मन में चल रहा है, लगातार चल रहा है और इसकी चर्चा कहीं नहीं है। इसको मैं थोड़ा पहले ले चलता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 5 भारत रत्न दिए, ठीक है। सबसे पहला भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके योगदान को तो कोई भुला नहीं सकता है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह महत्वपूर्ण जो लोगों में से हैं उनको दिया। ये 2 नाम, बाकी 3 का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। बाकी 3 लोगों ने भी, LK आडवाणी जो को भारत रत्न मिला उससे तो मुझे आपत्ति है, इसलिए भी मैं उनका, हाँ, स्वामीनाथन जी ने महत्वपूर्ण काम किया और डिजर्व करते थे। PV नरसिम्हा राव ने भी ठीक काम किया
वो डिज़र्व करते थे या नहीं करते थे, चर्चा का विषय हो सकता है। चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना बेहतरीन निर्णय था। आइए अब समझते हैं कि जिस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे चर्चा के हवाले से इस बात पर चर्चा हो रही है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा कैसे दिया जाए। अच्छा बताइए, कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता जो न करोड़पति था न लखपति थे, वो आज के समय में संभव है? राजनीति, देखिए राजनीति है जन सेवा। सेवा करने का अगर आप पैसा ले रहे हैं तो सेवा है। तो उसके लिए अगर मुझे जन सेवा करने का पैसा लेना होगा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई नौकरी का प्रयास करूँगा। ये जन सेवा के नाम से। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन मेरा ये सवाल है कि देश में जिस प्रकार से चुनाव का आर्थिकरण किया गया और चुनाव लड़ने का मतलब होता है बड़े पैसे को खर्च करना, और जिस प्रकार की सुविधाओं को अगर कोई आप चुनाव लड़ते हैं और अगर आप उस तरह की सुविधाओं को गेन करते हैं, पर्चा बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, गाड़ियां हायर करते हैं, कार्यकर्ताओं को साथ ले जाते हैं, उनका खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो ये चुनाव को महंगा बनाया गया है नहीं, ये देखिए तो अभी षड्यंत्र है। हाँ, जिस कल्चर को ये डेवलप्ड किया गया है आज के डेट में, मेरा ये कहने का अर्थ है कि जिस देश में इस प्रकार से चुनाव को महंगा कर दिया गया है, चुनाव लड़ना एक बड़ी जिम्मेवारी की बात है, तो चुनाव को इस प्रकार से आर्थिकरण किया गया, उसका मतलब कह सकते हैं कि आप पैसा आप खूब लुटाओ तो हो सकता है आप कुछ वोट को खरीद सकते भी हो। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे परिवेश में किसी भी व्यक्ति के लिए कितना कठिन हो सकता है कर्पूरी जी के राह पे चलना, क्योंकि कर्पूरी जी एक जन नेता थे, गरीबों की आवाज़ थे, और शायद उस समय का दौर इस कदर नहीं था जिसका चलन आज हम लोग देख पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो दौर को फिर लाया जा सकता है अभी के समय में? देखिए, दो बातें आपने पूछी। एक है कि क्या पैसे की प्रासंगिकता को घटाया जा सकता है? जी हाँ। और क्या वैसा पुराना वापस से संभव है? मैं कह रहा हूँ संभव तो सब कुछ होता है। संभव तो यह भी था कि कांशीराम, मान्यवर कांशीराम जैसे नेता पूरे देश में, देखिए पद यात्रा सभी पार्टियाँ करती हैं जब उनको लगता है कि वो जनता से दूर हो गए हैं। अब थार में बैठ के पद यात्रा कर रहे हैं तो कौन पद यात्रा है वो? ये सबको मैं पूछ रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव में हजारों करोड़ का विमान का प्रबंध किया जाता है। कहाँ से आता है वो पैसा? जो नेता पूंजीपतियों के पॉकेट में हो, जनता का नेता कैसे हो सकता है? सारे पैसा को अगर आप जनता पे लगाने की बजाय पूंजीपतियों का टैक्स माफ़ी में दे, ये घूस ही तो है एक प्रकार का। क्या हम आपको चुनाव में खरबों रुपया देंगे, आप मेरा टैक्स माफ़ कर दीजिएगा, लाख करोड़ 2 लाख करोड़ मनमाना, ये क्या है? घूस ही तो है। वो तो कहते हैं कि जो हमें चंदा देते हैं वो हमारे विचारधारा से, हमारे नेतृत्व से और हमारे संकल्प से प्रभावित होकर देते हैं। वो उनका खुशी खुशी दान होता है, वो कोई जोर जबरदस्ती या फिर उनके कोई इंटरेस्ट इसके पीछे नहीं होता है। ये क्या बताना चाह रहे हैं वो? देखिए, दो पक्ष है। एक हुआ कि नेता कहते हैं कि हम पूंजीपति से नहीं, उससे लेते हैं जिनको मेरी विचारधारा में विश्वास है। मान लेते हैं कि गौतम अडानी जी को नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा में बहुत विश्वास है, तो अपने विचारधारा के लिए फंड किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी ने मंचों पर चढ़ के चीख चीख के घोषणा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं हर साल इस देश के 2 करोड़ युवा को नौकरी दूंगा। तो युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास जताया और उनको प्रधानमंत्री बनाया। अब यहाँ पे 2 पक्ष है कि एक गौतम अडानी ने विश्वास जताया एक ही आदमी पर, जिसके पास 1 वोट है लोकतंत्र में। यह बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको कह रहा हूँ कि भारत के लोकतंत्र में जो लोहिया का शब्द मैं उधार ले रहा हूँ कि रानी का भी 1 वोट है, अब मेहतरानी का भी 1 वोट है ना। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था और आज तक बरकरार है संघर्षों के कारण। एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी में अडानी जी का भी विश्वास है और उन करोड़ों युवाओं का भी विश्वास है जो मोदी जी का प्रचार सुन के कि मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो हर साल 2 करोड़ लोगों को अगर नौकरी मिलेगी तो एक 10 ईयर माने 5 साल में 10 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी तो भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल देगा। लेकिन इसमें एक आदमी की तो सारी बातें हुई,
गौतम अडानी कहाँ से शुरू किए थे? वो उनका डेटा आया ना हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पहले कि वो जो है पूरी दुनिया के व्यापारी की लिस्ट में कहीं नहीं थे और वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। तो गौतम अडानी का तो काम हुआ। लेकिन जो भारत के करोड़ों युवाओं ने, जिन करोड़ों युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या कहें कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाया, उन करोड़ों युवाओं को क्या मिला? तो अगर विचारधारा में विश्वास उसका तर्क है, बहुत बड़ा झूठ है, फरेब है, छलावा है, धोखेबाजी है, सब भ्रष्टाचार का तरीका है। गौतम अडानी एक वोट देकर उनका सारा काम हो रहा है। करोड़ों युवा जो लोग वोट दे रहे हैं भाई, 80 उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में से 72 लोकसभा सीट भाजपा को मिला। और उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्या मिला? बिहार में 40 लोकसभा सीट में 39 भाजपा को मिला। बिहार के युवाओं को क्या मिला? गौतम अडानी इसीलिए पैसा देते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता, जो नेता बनते हैं वो पूंजीपतियों के पॉकेट में रहें। वो सीधी सी बात है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर धर्मराज जी, और अपना वो स्वतंत्र विचार हमारे चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर इन्होंने पेश किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनीष कुमार आपसे विदा लेता हूँ।